हिंदी के विविध रूप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए सीधे वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हिंदी का भौगोलिक विस्तार पर आज हम उससे आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी के विविध रूपों में हिंदी, उर्दू, दक्षिणी तथा हिंदुस्तानी को शामिल किया जाता है। तो आइए अब हम सबसे पहले हिंदी पे चर्चा करेंगे। हिंदी जिस रूप में आज हिंदी भाषा विकसित है वह खड़ी बोली का ही साहित्यिक रूप है। खड़ी बोली का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम हिंदी खड़ी बोली में रचना की। उन्होंने अपनी भाषा को हिंदवी कहा। किसने कहा? खुसरो जी ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। उनके लिखे ये दोहे उनकी भाषा में खड़ी बोली के दर्शन कराते हैं। दोहा है, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रैन भई चहुदेश। खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाकी धार, जो उबरो सो डूब गया जो डूबा हुआ पार। रैनी पढ़ी रसूल की सो रंग मौला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए जो धन धन वाके भाग। दोस्तों, मध्यकाल में ब्रजभाषा और अवधी साहित्यिक भाषाएं थीं, लेकिन जनसंपर्क के रूप में हिंदी सशक्त भाषा के रूप में रही है। कालांतर में हिंदी का परिनिष्ठित रूप देखने को मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि कवियों और साहित्यकारों ने गद्य पद्य रूप में हिंदी में साहित्य रचना करके इसे परिष्कृत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, ब्रिटिश राज में जनसमूह को संबोधित करने में तत्कालीन महान नेताओं जैसे गांधी, तिलक, दयानंद सरस्वती आदि ने हिंदी का प्रयोग किया। धीरे धीरे हिंदी का महत्व बढ़ता गया और वह राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। हिंदी पर संस्कृत के अतिरिक्त अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं का प्रभाव भी देखने को मिलता है। आज हिंदी राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी अपना महत्व रखती है। फिजी, मॉरिशस, कनाडा, गुयाना, नेपाल आदि देशों में हिंदी के विविध रूप देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं दूसरी भाषा उर्दू को। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू का जन्म खड़ी बोली से हुआ है। उर्दू कोई अलग भाषा ना होकर खड़ी बोली से ही विकसित हुई है। यही कारण है कि विद्वान हिंदी और उर्दू को परस्पर बहने मानते हैं। विद्वान हिंदी और उर्दू को आपस में परस्पर बहने मानते हैं। उर्दू में अरबी फारसी शब्दों की बहुलता रहती है तथा यह फारसी लिपि में लिखी जाती है। ब्रिटिश उपनिवेश काल के पूर्व यह हिंदू और मुस्लिम दोनों की भाषा थी।
ब्रिटिश उपनिवेश काल के पूर्व उर्दू भाषा हिंदू और मुस्लिम दोनों की भाषा थी, परंतु ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों में फूट डालकर उर्दू को मुस्लिमों एवं हिंदी को हिंदुओं की भाषा घोषित कर दिया। उर्दू की प्रारंभिक पुस्तक बानो बहार रचनाकाल इसका है 18वीं सदी है। हॉबसन जॉबसन शब्दकोश के अनुसार उर्दू शब्द भारत में बाबर के समय में आया, परंतु वास्तव में यह शब्द बाबर के पूर्व ही तुर्कों के साथ उर्दू रूप में इस देश में आ चुका था। उर्दू के प्रारंभिक कवियों इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद कुली, कुतुबन शाह, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह का उदाहरण देकर रामधारी सिंह दिनकर यह सिद्ध करते हैं कि उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ। उनकी मान्यता है कि दिल्ली और आगरा तो इस्लामी संस्कृति के गढ़ थे और बाहर से आने वाले मुस्लिम इन्हीं केंद्रों पर ठहरते थे, इसलिए यहाँ फारसी के श्रोता मिल जाते थे। उस कारण कवि या तो ब्रज या अवधी या शुद्ध फारसी में लिखते थे। धीरे धीरे अरबी, फारसी और हिंदी का मिश्रित प्रयोग होने लगा और उर्दू भाषा का जन्म हुआ। उर्दू का आधार भले ही हिंदी अथवा खड़ी बोली रहा है, परंतु अरबी, फारसी, तुर्की शब्दावली के आधिक्य ने उसे हिंदी से भिन्न जमीन भी प्रदान की है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सदृश नेताओं के प्रयास से यह भाषा शब्दावली की दृष्टि से हिंदी के निकट अवश्य आई, परंतु उससे पहले और बाद में इसमें क्लिष्ट अरबी, फारसी शब्दावली का प्रयोग बढ़ता रहा। आज यह प्रयोग इस सीमा तक बढ़ गया है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने इसे अपनी राष्ट्रभाषा घोषित किया हुआ है। भारत के संविधान में इसे स्वतंत्र भाषा का स्थान दिया गया है। अन्य स्तरों पर भी यह भाषा हिंदी की तुलना में कुछ विशिष्टता लिए हुए है, जैसे इसमें नागरी के स्थान पर फारसी लिपि को स्वीकार किया गया है, जो हिंदी में नहीं है। इनका प्रयोग केवल उर्दू के जानकार हिंदी भाषी ही करते हैं। साहित्यिक दृष्टि से भी उर्दू का विशिष्ट स्थान है। उर्दू के लेखक और शायर, उर्दू के लेखक गालिब और शायर जफ़र, लेखक साहिब लुधियानवी, फिराक गोरखपुरी, राजिंदर सिंह बेदी, मोहम्मद इकबाल। दोस्तों, अब है दक्षिणी भाषा। हिंदी शब्द का प्रयोग दक्षिण का निवासी तथा दक्षिण की भाषा इन दोनों अर्थों में किया जा सकता है। भारतीय साहित्य में दक्षिण पथ शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर मिलता है। भारत में मुसलमानों के आने के बाद यह दक्षिण पथ ही दक्षिण कहलाया एवं इस प्रदेश की भाषा दक्षिणी कहलाई। दक्षिणी का प्रयोग
बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदपुर बरार, मुंबई तथा मध्य प्रदेश तक होता रहा है। इस भाषा के लिए दक्षिणी नाम का प्रयोग पहली बार 17वीं शताब्दी में देखने में आता है। दक्षिणी कोई स्वतंत्र भाषा ना होकर मूलतः 14वीं-15वीं सदी की खरी बोली हिंदी है। भारत आने पर भी सभी मुसलमानों ने माध्यम भाषा खरी बोली को ही स्वीकार किया। मुस्लिमों के साथ साथ वहाँ रहने वाले हिंदुओं ने भी इस बोली को स्वीकार किया और इस प्रकार दक्षिण में दक्षिणी प्रचलित हो गई। प्रसिद्ध इतिहासकार गारसा दत्तासी दक्षिणी को हिंदी का ही एक अन्य नाम स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार दक्षिण में प्रयुक्त हिंदू मुसलमानों की मिश्रित भाषा ही दक्षिणी है। गिरियर्सन महोदय भी दक्षिणी को हिंदुस्तानी का ही एक रूप मानते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से दक्षिण में मुस्लिम करते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी इसे हिंदुस्तानी तो नहीं परंतु उसकी सहोदर भाषा स्वीकार करते हैं। रामविलास शर्मा दक्षिणी को खरी बोली का ही एक विशिष्ट रूप मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इसे प्राचीन खरी बोली मानते हैं। मलिक मोहम्मद भी डॉक्टर तिवारी के मत से ही सहमत हैं। दक्षिणी भाषा में खरी बोली के अतिरिक्त ब्रज, हरियाणी, मेवाती, पंजाबी तथा कुछ अवधी के भी रूप पाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि दक्षिणी इन सभी भाषाओं और बोलियों से प्रभावित है, वरन इन सभी बोलियों का विकास एक साथ हुआ। दक्षिणी भाषा में गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में साहित्य की पर्याप्त मात्रा में रचना हुई है। 15वीं से 18वीं सदी में दक्षिणी को ब्राह्मणी वंश तथा अन्य राजाओं का आश्रय प्राप्त होने के कारण इस भाषा में साहित्य लेखन को काफ़ी बल मिला। दक्षिणी का प्रारंभिक साहित्यकार ख्वाजा बंदानवाज गोसुदराज को माना जाता है। ख्वाजा बंदानवाज गोसुदराज को माना जाता है। इनकी रचना मिराजुल आशिकीन दक्षिणी गद्य का प्रथम उदाहरण है। दोस्तों, अब लिख लीजिएगा दक्षिणी के कुछ प्रमुख साहित्यकार के नाम। पहला है शाह मिराजी, दूसरा शाह बुरहानुद्दीन, तीसरा है सैयद मोहम्मद हुसैनी, चौथा है अब्दुल्ला बेलूरी, पाँचवा है गुलाम अली, छठा है शेख अशरफ, सातवां है निजामी, आठवां है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। दोस्तों, दक्षिण की भाषा होने के कारण दक्षिणी कहलाई। इसकी लिपि उर्दू के समान फारसी लिपि है। इसे गुजरी भी कहते हैं क्योंकि दक्षिणी का गुजरात में प्रयुक्त होने वाला रूप गुजरी भी कहा जाता है। इसमें अरबी फारसी के अतिरिक्त गुजराती शब्द भी मिलते हैं। अब आइए देखते हैं दक्षिणी भाषा की विशेषताएं। दोस्तों, दक्षिणी भाषा की विशेषताएं इस प्रकार है। आइए एक जानते हैं। खरी बोली के सभी स्वर दक्षिणी में मिलते हैं। खरी बोली के सभी व्यंजनों का प्रयोग भी इस भाषा में मिलता है। दक्षिणी में अल्पप्राण, महाप्राण, घोष तत्व, अघोष तत्व आदि विशेषताएं पाई जाती है।
संयुक्त व्यंजनों के साथ पर नौ का प्रयोग होता है, जैसे चांदनी, चांदनी हो जाता है। दोस्तों, अब है हिंदुस्तानी। अब हम हिंदुस्तानी भाषा पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग एक शैली के लिए होता रहा है। 17वीं शताब्दी में इस रूप में हिंदुस्तानी का पहला प्रयोग स्वामी प्राणनाथ से मिलता है। यूरोपीय यात्री, ईसाई पादरी और अंग्रेजकालीन सरकारी कर्मचारी हिंदी से अधिक हिंदुस्तानी शैली का प्रयोग करते थे। 1800 ईस्वी तक यही स्थिति स्वीकार रही थी। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और वहाँ हिंदुस्तानी विभाग की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने इसे ग्रामीण हिंदी तथा उर्दू दो रूपों में ग्रहण किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के नाम पर उर्दू पढ़ाई जाती थी। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वान द्वारा लिखे गए सभी हिंदुस्तानी कोश उर्दू के ही कोश हैं। हेनरी यूल तथा बर्गेल कृत प्रसिद्ध कोश हॉबसन जॉबसन में भी हिंदुस्तानी जबान को उर्दू ही कहा गया है। 17वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली हिंदुस्तान में व्यापार के लिए आए तो उन्होंने देश की भाषा, देश के नाम हिंदुस्तान के आधार पर हिंदुस्तानी रखा। अंग्रेज़ों ने इसे ही हिंदुस्तानी रूप में ग्रहण किया। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भी इसका प्रयोग 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही स्वीकार किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे 15वीं शताब्दी से पहले का स्वीकार करते हैं। बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी में हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख मिलता है। हिंदुस्तानी के सबसे प्रबल समर्थक एवं प्रचारक महात्मा गांधी की मान्यता थी कि हिंदुस्तानी वह भाषा है जिसको उत्तर में हिंदू और मुसलमान बोलते हैं और जो नागरी तथा फारसी लिपि में लिखी जाती है। वर्ष 1935 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के नागपुर अधिवेशन के अवसर पर हिंदी को देश के नाना वर्णों और समुदायों को जोड़ने वाली अर्थात एकता की भाषा कहकर राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। गांधी जी ने अपने भाषणों, पत्र व्यवहार तथा लेखन में सर्वत्र इसी भाषा का प्रयोग किया। इसके प्रचार प्रसार हेतु 1938 ईस्वी में सैयद महमूद, ताराचंद, भगवान दास, जाकिर हुसैन, सैयद सुलेमान रदवी आदि विद्वानों ने हिंदुस्तानी के आंदोलन को आगे बढ़ाने में भरपूर सहयोग दिया। कांग्रेस का समस्त कार्य हिंदुस्तानी में ही होता था। सुभाष चंद्र बोस ने इसे सार्वदेशिक भाषा की संज्ञा दी। अब है दूसरा टॉपिक, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। दोस्तों, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप हैं। कहीं तो यह क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है तो कहीं परिष्कृत रूप में राजभाषा, प्रशासनिक भाषा, संपर्क भाषा आदि के रूप में हिंदी भाषा के मानक रूप का प्रयोग किया जाता है।
फिर से बता दे रहा हूँ, हिंदी भाषा का प्रयोग विविध रूप है। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप हैं। कहीं तो यह क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है तो कहीं परिष्कृत रूप में राजभाषा, प्रशासनिक भाषा, संपर्क भाषा आदि के रूप में हिंदी भाषा के मानक रूप का प्रयोग किया जाता है। यह थी हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप की परिभाषा। अब है बोली। दोस्तों, किसी क्षेत्र विशेष में स्थानीय रूप से प्रयुक्त होने वाली साधारण बोलचाल की भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य का अभाव होता है। लोक साहित्य की रचना बोली में ही आती है। एक निश्चित बोली केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित होती है। बोली में देशज शब्दों का पर्याप्त प्रभाव रहता है। यदि आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित भाषा है तो इसकी बोलियां भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। हिंदी की बोलियां विश्व की सभी भाषाओं से संख्या में बहुत अधिक है। हिंदी की बोलियां विश्व की सभी भाषाओं से संख्या में बहुत अधिक है। संख्या में अधिक होने के पश्चात भी इन बोलियों में पारस्परिक संबद्धता और साम्य देखने को मिलता है। सभी बोलियां एक दूसरे की पूरक दिखाई देती हैं। इनके बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं है। व्याकरण, शब्द, ध्वनि, प्रकृति आदि के दृष्टिकोण से सभी बोलियां परस्पर समानता रखती है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये संपूर्ण बोलियां अच्छी तरह से एक दूसरे के द्वारा समझी जाती है। मध्यकाल में पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा तथा पूर्वी हिंदी की अवधि को साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा ने हजारों वर्षों तक शासन किया। अष्टछाप के कवियों में सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, गोविंद दास, चित्त स्वामी आदि ने ब्रज भाषा को तत्कालीन साहित्य की प्रमुख भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। कालांतर में बिहारी, रसखान, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, नरोत्तम दास, जगन्नाथ दास जिनका नाम है रत्नाकर आदि कवियों ने ब्रज भाषा को परिपक्वता प्रदान की। अवध क्षेत्र की अवधी भाषा को मुख्यतः तुलसीदास जी ने और मलिक मोहम्मद जायसी ने एक महत्वपूर्ण साहित्यिक भाषा का रूप प्राप्त करने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। अन्य कवियों में ईश्वरदास, अग्रदास, रहीम, लालदास, उस्मान आदि अवधि के महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं। खड़ी बोली ने भी पद्य साहित्य और गद्य साहित्य में अभूत प्रगति की। भारतेंदु युग से अब तक खड़ी बोली साहित्यिक रूप से अति समृद्ध भाषा रही है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी खड़ी बोली का प्रसिद्ध महाकाव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने खड़ी बोली में और तुकांत काव्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गद्य साहित्य के विविध रूपों में भी खड़ी बोली ने बहुत विकास किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद,
प्रेमचंद आदि महान साहित्यकारों ने गद्य की विभिन्न विधाओं में खड़ी बोली को समृद्ध कर दिया। दोस्तों, राजस्थानी हिंदी की विभिन्न बोलियों में भी साहित्यिक रचनाएं हुई। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख रचनाएं हैं, आप देखिए। पहला है बिसलदेव रासो, जिसके रचयिता है नरपति नाल। दूसरा है ढोरू मारू रादूहा, इसके रचयिता हैं कुशल राय वाचक। तीसरा है वीर सतसई, इसके रचयिता हैं वियोगी हरि। आदि दादू मीरा आदि संतों ने और भक्तों ने भी अपना साहित्य राजस्थानी में लिखा। सूर्यमल मिश्रण, चंदबरदाई, पृथ्वीराज राठौर प्राचीन राजस्थानी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। पहाड़ी हिंदी की गढ़वाली बोली में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया है। बिहारी हिंदी की भोजपुरी, मैथिली आदि बोलियां भी साहित्यिक रूप से समृद्ध रही हैं। विद्यापति को मैथिली का कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को मैथिली का कोकिल कहा जाता है। दोस्तों, कोकिल मतलब कोयल होता है, जिन्हें मैथिली बोली का कोयल कहा गया है, वो हैं विद्यापति। निष्कर्षतः इतने विशाल भूभाग में बोली जाने वाली हिंदी बोलियों में जो साम्य दिखता है, वह दर्शाता है कि इन सभी बोलियों को चेतन बनाने वाली आत्मा एक ही है, जिससे ये अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। दोस्तों, अब है मानक भाषा। मानक भाषा वह भाषा होती है जिसका मानकीकरण किया गया हो। फिर से सुनिएगा, मानक भाषा वह भाषा होती है जिसका मानकीकरण किया गया हो। हिंदी की अनेक बोलियां और उपबोलियां हैं, जिनमें खड़ी बोली को मानक हिंदी नाम दिया गया है। इसी खड़ी बोली से हिंदी में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। इस खड़ी बोली के अंतर्गत अन्य क्षेत्रीय बोलियां समाविष्ट नहीं है। संपूर्ण देश में भाषा में एक रूपता और उसे अनुशासित रखने के लिए मानक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। मानक का अर्थ होता है परिनिष्ठित, आदर्श या श्रेष्ठ। भाषा के जिस रूप का व्यवहार शिक्षा, प्रशासनिक कार्यों, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से उसमें उपस्थित विविध विषमताओं को दूर करके उसमें साम्यता लाकर एक रूप में किया जाता है, वही भाषा का मानक रूप होता है। फिर से सुनिएगा कि व्यवहार, शिक्षा, प्रशासनिक कार्यों, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से उसमें उपस्थित विविध विषमताओं को दूर करके उसमें साम्यता लाकर एक रूप में किया जाता है, वही भाषा मानक रूप होता है। किसी क्षेत्र की स्थानीय या आंचलिक बोली का शब्द भंडार सीमित होता है तथा उसका कोई नियमित व्याकरण भी नहीं होता, जिसके कारण इसे आधिकारिक या व्यवहारिक भाषा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ऐसी बोली विशिष्ट भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि कारणों से अपना एक व्याकरणिक रूप विकसित कर लेती है, जो कि पत्राचार्य,
शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में लिखित रूप में प्रयोग होने लगता है। इस प्रकार वह बोली एक मानक भाषा बन जाती है। भाषा प्रयोग की दृष्टि से यह बोली व्यापक हो जाती है और एक आदर्श परिनिष्ठता को प्राप्त कर लेती है। इसकी एक मानक शब्दावली का जन्म हो जाता है, जिससे यह मानक भाषा शुद्ध और परिमार्जित हो जाती है। भाषा का मानकीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक प्रक्रिया है। भाषा का मानकीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय भाषा के स्तर पर चाबी को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे कुंजी, खुलनी, चाबी आदि, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि पूरे हिंदी प्रदेश में चाबी को खोलनी या कुंजी कहा जाए और सभी को समझ आ जाए। इसलिए इस शब्द के यदि एक मानक रूप चाबी को स्वीकृत किया जाए तो पूरा हिंदी प्रदेश इसके प्रयोग को समझ जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा का मानकीकरण एक अनिवार्य प्रक्रिया होती है। एक आदर्श या मानक भाषा अपने आप में जीवंत, स्वायत्त और ऐतिहासिक होती है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं तक। अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे।